मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। के भी हिंदी के मान लीजिए 6 पार्ट जो पूछे जाते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मान लीजिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जितनी भी किताबों से देख के और फिर एक अपने अलग से लिखते थे कि ये मुझको वाक्यांश नहीं आए। तो जिन लोगों के पास नौकरियाँ नहीं होती हैं, उनके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है कि वो कुछ अपना स्ट्रैटेजी बेस बना सकें। ये अगर मैं जानूँ तो ये मेरी चौथी जॉब है। मैं यूपी पुलिस में भी रहा, यूपी पुलिस में इसके बाद कांस्टेबल। हाँ, कांस्टेबल पद पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हमारे साथ रितेश कुमार यादव सर हैं, जिनका यूपीपीएससी एआरओ में 26 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है 2021 बैच के साथ। सो दोस्तों, आज हम सर से जो एआरओ आरओ जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं छात्र प्री के बाद, उन पर विशेष स्टडी जानेंगे। थोड़ा हम प्री पर भी बातें करेंगे, कैसे प्री के लिए तैयारी करना चाहिए अगले बार के लिए। लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस मेंस पर रहेगा, क्योंकि एक मेंस सिलेक्शन निर्धारित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो सर, हमारी तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोस देख रहे हैं, उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और एक बार फिर से बताइए और आप कहाँ से हैं? अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए। अ, मेरा नाम रितेश कुमार है। जी। मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ जी। और पहले मैं वहीं कानपुर नगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करता था जी। और पीए और जे पद पे रहा। उसके बाद चयन होके मैं यहाँ पे सचिवालय पे सहायक समीक्षा अधिकारी पद पे यहाँ चयनित हुआ हूँ और जुलाई पे अभी मैंने ज्वाइन किया है। जी। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और अब तक की क्या पढ़ाई आपने किया है? इंटरमीडिएट के बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया था और बीएससी के बाद मैंने एमएससी फिजिक्स से किया था। एमएससी फिजिक्स के बाद मैंने एमए किया था, एमए में प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व में जी। और उसमें मैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जी। उसी में आगे मैंने नेट क्वालिफाई हुआ किया पहले ही अटेम्प्ट में। ये सब नेट वगैरह मैंने किसी कोचिंग से नहीं किया था, नॉर्मली। फिर इसके बाद मैंने बीलिब जिसको बीएलआईएस बोला जाता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी से किया। जी। तो ये मैंने अभी क्वालिफिकेशन की है। अब आगे एमलिफ वगैरह का सोच रहा हूँ कि एमलिफ वगैरह करें। और ये अभी आप बात चल रही थी, इससे पहले भी आप किसी जॉब में सेलेक्ट थे, ये आपकी कौन-सी जॉब? ये अगर मैं जानूँ तो ये मेरी चौथी जॉब है। मैं यूपी पुलिस में भी रहा, यूपी पुलिस में इसके कांस्टेबल। बाद हाँ, कांस्टेबल पद पे और स्वास्थ्य विभाग में एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र में भी सिलेक्शन जी। और इसके बाद साढ़े 3 साल करीब मैं हाई कोर्ट के थ्रू आती है वैकेंसी, उसमें पीए और जेए पद पे इलाहाबाद। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाँ, इलाहाबाद से आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं पोस्टेड रहा और करीब साढ़े 3 साल वहाँ पे जॉब की मैंने। वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था। और फाइनली ये चौथी बार में एआरओ हाँ, सचिवालय में। ये पहला अटेम्प्ट था, पहली बार में मैंने डाला और ये मेरा चयन हुआ इस पे, सहायक समीक्षा अधिकारी पे। शुरुआत में थोड़ा-सा सब वन डेयर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे एसएससी, सीजीएल हो गया और कई एजुकेशनल में जैसे लेक्चरर, टीजीटी और प्रोफ़ेसर वगैरह भी मैंने ट्राई किया। तो मेरा फ़ोकस उधर था, वन डेयर्स एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ोकस होता था, आईबी दे रहे हैं और इसमें यूपी पीसीएस का कभी ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया। तो जब मैंने पहली बार में डाला तो जो था उसमें नॉर्मली ही तैयारी कर दिया और मैं एआरओ पे चयनित हुआ। अगर थोड़ा-सा और मेहनत किए होते तो शायद आज आरओ होते। जी। अब थोड़ी-सी हम जानना चाहेंगे कि आपसे क्या आपने कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे आरओ? देखिए, अब बात कीजिए तो अब एक जॉब में रहते हुए आप कोचिंग के लिए समय उतना नहीं निकाल पाएँगे क्योंकि आप जब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात करें जब थे तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। इसके बाद इस थकावट पीरियड में मैं घर जाता था, अब मैं कितने बजे कोचिंग जाऊँ? तो कोचिंग पढ़ने का आपके पास समय नहीं होता। जिन लोगों के पास नौकरियाँ नहीं होती हैं, उनके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है कि वो कुछ अपना स्ट्रैटेजी बेस बना सकें। हमें छुट्टियाँ भी जैसे मिलती हैं, जैसे शनिवार है, रविवार है या कुछ छुट्टी सेकंड सैटरडे है, उसमें भी थोड़ा डाउट रहता है कि क्या पता सेकंड सैटरडे भी बुला लिए जाएँ और संडे को भी बुला लिए जाएँ। तो हमारा प्लान और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं जितना आप जॉब जॉब के बिना कर सकते हो। तो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर रात-रात आपको जग-जग के पढ़ना पड़ता है। अब मैं बताऊँ कि रात को 9 बजे या 10 बजे से स्टार्ट करता था और 3 बज जाता था सुबह। अब बताइए और इसके बाद सुबह उठ के जल्दी आप तैयार होके आपको ड्यूटी जाना होता है। बहुत कठिनाई का समय रहता है उस समय। आप सही से खान-पान आपका नहीं है तो आपको बहुत ही मतलब आप दुबले-पतले भी लगने लगेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़े, जितना इनटेक नहीं है उतना ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो बहुत ही दिक्कत होती है, आपको समय काट-काट के पढ़ना पड़ता है। जी। और तो सर, अब थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर कि प्री के लिए मतलब क्या कैसे तैयारी की जाए? यूपीपीएससी
आरओ एआरओ के लिए खास तौर पर हम बात करेंगे कि प्री के लिए कैसे जो अगले इस बार तो अब टाइम नहीं है, लेकिन अगले जो प्री यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम अगर होगा तो उसके लिए कैसे अवेलेबल हो, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए, क्या रिसोर्सेज? मेरा मानना है कि अगर आपको पढ़ना है, आप सीरियस हैं, तो सबसे पहले आप अपना बेस बनाइए, मतलब उस लेवल या उस मोड पे आ जाइए, जहाँ से आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो आपको ज़्यादा परेशानी का ना बने। आप इजीली उनको टैकल कर सके, समझ सके कि हाँ, ये मुझको समझ में आ रहा है। मतलब आप बेस तैयार कीजिए, बेस आप घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, इनकी सबकी एकदम प्लानर टाइप की आती हैं बुकें। आप उनसे बेस बना लीजिए, उनको अपना तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप देखना शुरू करिए कि जो स्पेशल हैं, जैसे यूपी है, जी हिंदी है, इन सब चीज़ों को आप स्पेशल तौर पे लीजिए और उनको पढ़िए, क्योंकि आप बेस जब तक तैयार नहीं होंगे तो आप सीधे अगर पिक करेंगे, टेस्ट सीरीज पिक कर रहे हैं या कोई अभ्यास प्रश्न पत्र ले रहे हैं, तो आप तुरंत ही परेशानी में आ जाएंगे कि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है और आपके पास एक जो नॉलेज का वो होता है ना, जो आप कहते हैं कि आपके भंडार है, आपके पास नॉलेज है, वो नहीं है, तो फिर आपको परेशानी होगी, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड होंगे कि मैं अच्छे से तैयारी नहीं। तो आप एक अपना बेस बनाइए करीब 4-5 महीने का। फिर इसके बाद आप उस पे प्रैक्टिस करना, मॉक लगाना या स्पेशल तैयारी करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ढूँढना कि क्या स्पेशल है, क्या चीज़ें रह गईं। तो आप उससे उसको बिल्कुल अगर रिफ्रेश कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, बहुत हम अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के अभी जो तैयारी कर रहे हैं 2023 वाले जो बच्चे अवेलेबल होंगे प्री के बाद एग्ज़ तो फाइनली पूरे जी-जान से लग जाएँगे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए किस तरीके से एग्ज़ाम होता है उसके बताइए और किसकी ज़्यादा डिमांड रहती है? थोड़ा उसके एक-एक बार पर डिटेल में हम जानकारी चाहेंगे। अगर बात मेंस के लिए, तो मेंस में काफ़ी चीज़ें, जैसे प्री का हिंदी और जीएस का पेपर तो सेम ही होता है, जैसे प्री में होता है वैसे मेंस में होता है। तो वो तो आपको जैसे आपने प्री में दिया है वैसे आप मेंस में भी देंगे। मगर जो एडिशनल पार्ट होते हैं, जैसे आपको लेटर राइटिंग वगैरह करनी होती है, एसे राइटिंग वगैरह करनी होती है, तो उस पे तो जैसे मेरा जो रहा, वो तो ये चीज़ें लेटर राइटिंग और एसे तो अच्छा हो गया, मगर मेरा जीएस पोर्शन थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो आप अपने जीएस पोर्शन या हिंदी पोर्शन को डाउन ना होने दें, क्योंकि रिटेन में भी, रिटेन आपकी स्किल, मेरी रिटेन स्किल अच्छी थी, तो आपकी रिटेन स्किल अगर नहीं अच्छी तो इस पे वर्क करिए। ऐसे लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म, डाटा चार्ट, इनका यूज़ करिए। मेरे 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 120। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने उस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उस जो डाटा दिया था वो ऐसे फॉर्म में दिया था, फिगर रूप में। ऐसा कोई पेज नहीं था जिसमें मैंने फिगर ना दिया हो, जिसमें मैंने डाटा ना दिया हो। तो ऐसे आप थोड़ा-सा रोचकता लाएँगे अपने एसे पे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने देखा कि इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसी प्रकार इस बार भी लिखना है। मगर इस बार जीएस और हिंदी पार्ट को मुझे नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी 65 या 62 के करीब मार्क्स आए थे, तो उसको हमें 80 के करीब ले जाना है। ता वही आपको अंतर पैदा करते हैं। फिर आप आरओ से इधर एआरओ में ही सेलेक्ट होंगे। आरओ के लिए आपको वहीं से लीड मिलेगी। सर जानना चाहेंगे आरओ मेंस के लिए क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज पढ़ाता है? थोड़ा हम जानना चाहेंगे डिटेल में, जैसे हिस्ट्री, जीएस और हिंदी और ऐसे तीनों के लिए सर। जीएस के लिए मैंने, देखो, वो घटना चक्र जितनी भी हैं वो तो पहले ही पढ़ ली थी, तो उनको रिवीजन के तौर पे लिया। क्या फिर घटना यूथ, चक्र सभी सब्जेक्ट से हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो हाँ, अलग-अलग आती वही? वो हाँ, वो तो पूरी ले ली थी, वो बहुत पहले ही खत्म कर ली थी। वो जी, इतना लेट नहीं हुए थे। उसके बावजूद भी 6 जो आते हैं पार्ट, प्लानर, वो यूथ कंपटीशन टाइम्स, जी, वो लिए। जी। इसके अलावा कई किताबें और भी ली हमने, जैसे जो स्पेशल आती थी। अभी जैसे मैं है स्टडी 91 में हिंदी और जीके की बुक लॉन्च किया, तो ऐसे मार्केट में जाके मैं देखता था कि कौन सी बुक अच्छी आई है और किस राइटर की। ये पार्टिकुलर मैं ये नहीं देखता था किस राइटर की है। जी। वो जो यूथ और घटना चक्र के 6-6 पार्ट मैंने कवर करने के बाद भी मैं स्पेशल बुक ढूँढता था कि अच्छा, इसमें अच्छा जीएस दिया हुआ, तुरंत उसको 1 हफ्ते में ख़त्म किया। तो आप ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी किताबं जैसे हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, यही पढ़ेंगे। आपको जो बुक अच्छी लगती है वहाँ से लाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर लाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ये क्रमवार पूरा प्रोसेस चलता रहना चाहिए। फिर आप एक कॉन्फिडेंस में आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप रिपीट में देखेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ, अब हम पढ़ चुके हैं, वो रिवाइज होंगे और आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आप 1 किताब 2 किताब लेके बैठ के पूरा वही पढ़ते रहेंगे, तो उतना ही नॉलेज होगा आपके पास।
आपको उतने पे रुकना नहीं है, आप दूसरी किताबें लाइए और तुरंत पढ़िए। तो ऐसे ही मैंने अलग-अलग प्रकाशन की कई बुकें ली थी और हिंदी में भी आदित्य पब्लिकेशन से लेके मैंने कम से कम 6-7 बुकें ली थी। लूसेंट भी पढ़े थे, आदित्य भी पढ़े थे और जो नए-नए अंकित भाटी वगैरह जो स्पेशली बुकें आती हैं, वो भी पढ़ लिए थे, क्योंकि मैंने देखा था क्या-क्या है। और सर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से फॉलो किया था जो आंसर राइटिंग के लिए, और टेस्ट सीरीज के लिए क्या सजेशन है? टेस्ट सीरीज के लिए सजेशन मैं बताऊँगा, आश्चर्य होगा कि मैंने टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। और मैंने टेस्ट सीरीज लगाई नहीं क्योंकि मुझे ये फ़ोकस करता था कि टेस्ट सीरीज तब आप लगाइए जब आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, आपके पास टाइम नहीं बचा, टाइम बहुत कुछ है और आप चाहते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो आप टेस्ट सीरीज लगा के अपना नॉलेज चेक करिए और देखिए कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं और क्या नहीं आ रही। मगर जब तक आप उस प्रगति में हैं कि आप अपने आप को नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो उसके बीच में टेस्ट सीरीज लगा के आप अपना मोरल डाउन कर सकते हैं कि मेरे अचानक इतने कम नंबर आ गए, तो लगेगा कि मैं अचानक इतने कम नंबर आ गए तो कुछ मेरी तैयारी में गड़बड़ है। नहीं, अपना नॉलेज सबसे पहले बढ़ाइए। अगर नॉलेज है आपको तो कोई भी टेस्ट सीरीज आ जाए, तो वो आप लगा लेंगे। तो मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज मैंने नहीं ज्वाइन की थी। सर अगर बात करें जैसे आंसर राइटिंग के लिए, हिंदी के लिए खास तौर पर लेटर राइटिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, और एक बढ़िया से बढ़िया लेटर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए हिंदी में? अब देखिए हिंदी में है बहुत सारी किताबों में दिया रहता है कि कब किसी एक ही हम देखें हैं अर्थशास्त्री पत्र हो या किसी प्रतिवेदन है या आपका कार्यालय आदेश हो, बहुत में हमने देखा है कि आप 4 किताबें ले लेंगे और चारों में पैटर्न अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा सा मिसमैच लगेगा। आपको एक कॉमन पैटर्न निकालना है और स्वयं से एक कॉपी बनानी है जिसमें ये जितने भी 10-12 प्रकार के जो भी हैं लेटर हैं, उनको आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। और फिर आपको मैं उसकी डेफिनेशन से लेकर फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्मेट और पूरा लिखा हुआ आप अपने तरीके से 2-3 किताबें जो हैं उनसे एकदम कॉमन और एक तरीके से जिस्ट निकाल के उसमें समझिए कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है जो ओरिजिनल लगे। ऐसा नहीं कि किसी में बुक में गलत दिया रहता है तो आप उसी के पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपनी खुद की कॉपी बनाइए और उसमें नोट करके एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसी को रिवाइज करिए कि मुझको ऐसे ही लिखना है जाके। लैंग्वेज तो उस समय जो आएगा पेपर में लिखने के लिए लैंग्वेज तो उसमें आपको बनानी पड़ेगी, मगर फॉर्मेट आपको पूरा करेक्ट तैयार होना चाहिए, बिल्कुल फिट तौर पे। और सर इसके लिए जैसे मेंस के लिए आरओ के लिए क्या कोई आपने नोट्स वोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, और उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि अभी प्री के बाद मेंस के लिए जी जान से लगेंगे छात्र, क्या नोट्स सजेशन रहेगा आपके लिए? और नोट्स अगर बनाए थे तो कितने हेल्प? नोट्स मैंने जब ये मेरा नोट्स मैंने बहुत बनाए थे। जी। नोट्स तो ये मान लीजिए कि काफ़ी मात्रा में नोट्स बनाए थे। तो क्या करता था मैं सादे पेज ले आता था जी। A4 साइज़ के, उसी में जो पढ़ते जाते थे प्रीवियस के मान लीजिए क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस हो हिंदी में दोनों में नोट्स बनाए थे। तो उसी में मैंने उन पॉइंट्स को नोट किया था जो मुझे नहीं आते थे। जी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कुछ चीज़ें मुझे आ रही हैं तो वो मैं नहीं लिखूँगा। अचानक कोई चीज़ ऐसी मिली जो मुझे नहीं आती है और ये एग्ज़ाम में पूछी गई है या पूछे जाने की संभावना है, मैं उसको तुरंत नोट कर लेता था। तो ऐसे करके नोट्स मैंने तो बहुत सारे पेज में कम से कम 150-200 पेज के नोट्स बनाए होंगे। जी। तो मतलब बहुत और वो इतना छोटा-छोटा उसमें लिखा हुआ है कि एक पेज को दोनों को अगर एक सादे कागज़ में लिखा जाए तो वो भी 3 पेज का निकल जाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए बहुत सारे नोट्स बनाए। तो ये मेरा नोट्स था ताकि आप कम समय में उसको ये पढ़ सकते हैं। आप पीडीएफ बना लीजिए, मोबाइल पे रख लीजिए, आप रास्ते में चलते भी पढ़ सकते हैं, आपको टाइम बचेगा और या फिर आप प्रिंट आउट निकालिए, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो क्योंकि बड़ी बुकों को लेके मोटी-मोटी बुकों को आप एक समय नहीं पढ़ सकते हैं। तो नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी थी नोट्स बनाना, हिंदी के मान लीजिए 6 पार्ट जो पूछे जाते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मान लीजिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जितनी भी किताबों से देख के और फिर एक अपने अलग से लिखते थे कि ये मुझको वाक्यांश नहीं आए, तो उन्हीं को फेरते रहते थे क्योंकि बार-बार एक-एक किताब को पढ़ने पलटाने में बहुत टाइम लगता है कि वो रिवाइज़ करने के लिए। तो रिवाइज़ भी करना है तो आपको अपने नोट्स से रिवाइज़ करना है क्योंकि आप उनसे लिख लीजिए ताकि दोबारा आपको किताबें ना उठानी पड़े। सर हिंदी के अलावा घटनाचक और युद्ध के अलावा और कोई जो बुक आपने प्रेफ़र किया था? मैंने आदित्य भी पढ़ी थी, लूसेंट भी पढ़ी थी, हरदेव बाहरी भी पढ़ी थी, जी। तो सब में मैंने देखा था और और सर सब में क्या कुछ डिफरेंट रहता है, और क्या तीनों पढ़ना चाहिए, बेनिफिट तीनों से होता है? तीनों के देखने से ये होता है देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये तब तैयारी की ज़रूरत है कि जब आप एक काफ़ी अच्छा नॉलेज हो आपका, तब आप स्विच कर सकते हैं दूसरी हिंदी की बुक में। आपकी एक ही नहीं खत्म हो रही, आप स्विच कर रहे हैं दूसरे में तो पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, आप 60 में से 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जी। तब आप
ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए कि दूसरी किताब में देखिए, क्योंकि आपको लड़ाई 10 नंबर में करनी है। 50 क्वेश्चन तो सभी सही सही करेंगे, 48 से लेके 50 क्वेश्चन सबके सही होंगे। 55 कौन सही करता है, 58 कौन सही करता है, लड़ाई वहां पे आएगी जाके। तो लड़ाई वो जीतनी है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 50 नंबर लाने के लिए तो इजीली आप ला सकते हो, मगर हमें स्टॉप करना है या 55 या 58 तक पहुंचना है तो मुझे देखना होगा। मैंने तो यहाँ तक कि ये देखा था, एसआई जैसे यूपीएसआई हिंदी में जो क्वेश्चन है हिंदी के आते हैं, मान लो उसमें विलोम पूछा गया, उसमें तत्सम तद्भव पूछा गया, तो क्या पूछा गया है, तो मैं वो सब खोज डाले थे। ऐसा कोई पेपर नहीं बचा, यूपी पीसीएस का ऐसा कोई पेपर नहीं बचा था, चाहे वो बीईओ का हो, चाहे वो लेक्चरर का हो, किसी का भी हो, मैंने देख डाले थे हिंदी आज तक आयोग ने क्या पूछी है। तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, अगर आयोग रिपीट भी करता तो मुझे पता होता कि वो एलटी ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन, ये पीसीएस जेम पूछा गया था क्वेश्चन। सर हम जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे आपका एआरओ में हुआ था, बहुत सारे हमारे छात्र ओ लेवल जो कंप्यूटर डिग्री वगैरह किए हैं, हाँ। तो ये आप जो है टाइपिंग कितने दिन पहले आपने स्टार्ट कर दी थी, और जो छात्र अवेलेबल हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम, क्या आप उन्हें एग्जाम प्री कर देने के बाद टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा था तो मुझे जो टाइपिंग आती थी वो आती थी मंगल इन स्क्रिप्ट। अब इसमें कृति देवनागरी मांगते हैं। अब मेरे लिए ये बड़ी समस्या थी कि अचानक मैं मंगल में कर रहा था और मंगल में मेरी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट या 65 वर्ड पर मिनट है, क्योंकि मैं 3 साल से कर रहा था। अचानक मुझको कृति देवनागरी में तो मुझको लगा कि ये बहुत दिक्कत है इसमें करने में। मैंने मेंस तक जब मेंस का एग्ज़ाम दिया था तब तक मैंने उसको नहीं टाइपिंग की थी कि मैं देखना चाहता था मेरा मेंस कैसा जाएगा। अगर मेरा मेंस अच्छा जाएगा तभी मैं करूँगा ये टाइपिंग। जैसे मेरा मेंस हुआ तब मुझको समझ में आया कि मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ है, अब मुझे टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप पहले से कोई टाइपिंग कर लेते हैं, मान लीजिए आपको मंगल इन स्क्रिप्ट या मंगल रेमिंगटन वगैरह में कोई भी आपको आती है, तो मैं नहीं कहता 3 महीने 4 महीने आपको लगेंगे, अच्छी खासी आपकी 40 की स्पीड 45 की स्पीड आ जाएगी 3-4 महीने पे ही। विद स्पेशल वर्ड, क्योंकि उसमें आल्ट से कुछ स्पेशल वर्ड बनते हैं, उनको सबको याद करना पड़ता है, तो आप वो तैयार कर सकते हो। मगर अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो एट लीस्ट 6 महीने कम से कम आपको लगेंगे। कुछ और सजेशन रहेगा, जैसे आपने टाइपिंग कहाँ से सीखी, कुछ सजेशन रहेगा टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, हाउ टू फर्स्ट फर्स्ट जर्नी, मतलब पहला कदम कहाँ से हो? कृति देवनागरी में कि मंगल पे? नहीं, ये जो एआरओ एआरओ में होती है। नहीं, उसके लिए तो मैंने सबसे पहले देखा कि कौन से की से कौन सा अक्षर बनता है। पहले डे पे मान था तो मैं इसे देख रहा था कि कौन से अक्षर से कौन बन रहा है, या फिर इसके बाद मैंने उसी से जैसे 1-2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, मैंने हर की का समझ गया कि कौन से की से क्या बन रहा है लगभग। तो फिर ये था, मुझे अगर ये कह दिया जाए कि किस अक्षर से क्या बनता है, अगर कह दिया जाए माँ किससे बनेगा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर आप राम कहेंगे तो मैं बना दूँगा। क्योंकि ये जल्दी सीखने पे ये क्या होता है कि आपको वो की पता होती है कि इस दिशा में रा है, इस दिशा में माँ है, इसी के आसपास इस उंगली पे आएगा। उंगली पे पता है कि कौन ये सी सर है। ये टेक्निक कैसे आएगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे डेवलप करें ये टेक्निक? देखो आप क्या करें, आप कीबोर्ड के साथ आधा घंटा टाइम दें बस। आधा डेली घंटा डेली आप आधा घंटा टाइम दें। हमें हफ्ता भर बाद कोई आप सीखे थे या फिर कोई टेलीग्राम कोई आप इंस्टीट्यूट में जाकर सीखे थे या फिर अपने से? नहीं, ये वाली मैंने कृति देवनागरी वाली मैंने कहीं से नहीं सीखी थी। जी, आप बैठिए 1 हफ्ता बैठिए, आपको समझ में आने लगेगा। जी, आप खुद ही बता देंगे कि इधर सा इधर से बनेगा, माँ इधर से बनेगा, मात्राएँ इधर से लगेंगी। जी, आप फ्रस्ट्रेशन लगने लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत झुँझलाहट या दिक्कत महसूस होती है कि टाइपिंग में मैं कर नहीं पा रहा हूँ और आप करना चाह रहे हैं, इवन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइपिंग में थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। बस आप हम कह रहे हैं 10 दिन दे दीजिए आप जी, इसके, फिर धीरे-धीरे आपका स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगा। जी, फिर आप खुद ब खुद आप अपने हिसाब से कहेंगे कि आप मुझे स्पेशल वर्ड याद करने चाहिए, तो वो आप अपने लिए टाइम खुद ब खुद भी देने लगना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो बनने तक का इंतज़ार करिए। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, हफ्ता 10 दिन, और उसके लिए आप क्या करिए कि हो सकता है आप कोई बुक ला सकते हैं टाइपिंग के लिए, कृति देवनागरी के लिए बुक जिसमें कुछ लिखा हो, या मैटर इस हल्का मैटर लिखा रहता है, या फर्स्ट रो, मिडल रो और लास्ट रो, इनसे बेस्ड पैराग्राफ होते हैं, तो उनसे आपको मदद मिल सकती है। सर कुछ इस जो स्टूडेंट अवेलेबल हो रहे हैं मेंस के लिए, और भी कुछ आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखें उनके लिए खास तौर पर, जो और जो ऐसे राइटिंग अभी आपने बताया फ्लो, ऐसे राइटिंग के लिए जैसे क्या फ्लो में लिखना चाहिए या फिर टॉपिक वाइज लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्या बेस्ट तरीका? देखिए, मैं बताऊँ कि एसे के लिए सबसे पहले ये है कि आप कटिंग का बेसिस ध्यान रखें। जी, आप मेरे पूरे एसे की किस प्रकार का कटिंग?
जैसे आपने कुछ वर्ड लिखा, फिर आपने अगर उसी को दोबारा ओवर राइटिंग कर रहे हैं, उसी को आप मान लो कोई गलत अक्षर बन गया या फिर कोई वर्ड गलत बन गया तो उसको पूरा आपको काटना पड़ रहा है। तो वो चीज़ों से बचे। मेरी पूरी बुक में कहीं भी कटिंग नहीं थी, ना कहीं ओवर राइटिंग। आप आराम से लिखिए, बहुत तेज लिखने की कोशिश मत करिए वहाँ पे। और जो आप करने जा रहे हैं उसे पहला माइंड मेकअप या माइंड में मैप बना लीजिए कि मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो टेबल में इतनी रो, इतने कॉलम या फिर जो भी है वो कितने रहेंगे, या मैं कोई फ्लो चार्ट बना रहा हूँ या फिर मैं कोई फिगर बनाने जा रहा हूँ मान लीजिए, तो उसको आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि मैं 10 पॉइंट देने जा रहा हूँ तो 10 रेखाएं होनी चाहिए। आपने 9 खींची या 5 खींची तो फिर आप जबरदस्ती कोई पॉइंट डाल रहे हैं या फिर उसको छोड़ रहे हैं, तो इससे आपके फिगर या फिर कुछ चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये पिक्टोरियल चीज़ें पहले से याद रखो कि मुझे कौन कौन से बनाने हैं। सर क्या-क्या ऐसे में इंक्लूड करना चाहिए अपने हिसाब से, थोड़ा ये बताइए, डाटा वगैरह, इसके अलावा भी और भी चीज़ें जो आप अपने आंसर में और ऐसे में इंक्लूड करते हैं? मैंने मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है हिस्टोरिकल से उठाते थे। मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको अपने ऐतिहासिक पुरानी चीज़ों से उठा के वहाँ पे भी मैंने कोई एग्जांपल्स देना है, कि इतना क्या कोई डाटा है तो मैं पुराने 21 से लेके मान लीजिए 2018 में ऐसा हुआ, 2019 में ऐसा इतना। तो एक डाटा आपको याद होना चाहिए कि आप क्या देने हैं। सन जैसे हैं तो आप एक दो सन याद ना रखिए, कई सन याद रखिए, इतने में इतने कई सन दे दीजिए आप। तो आप उसमें कोताही डाटा देने में कोताही ना करिए कि बिल्कुल आपको दिक्कत लगे कि हाँ मैं एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है और एग्जांपल दे रहे हैं तो ऐसे वे में दीजिए, ऐसे नहीं कि एक ही लाइन में सब एग्जांपल लिख दिए। तो उसको कुछ कुछ दीजिए, उसको नया रूप दीजिए ताकि जो एग्जामिनर्स हैं उनको लगे कि हाँ यहाँ पे इसमें कुछ है, और उनका माइंड अट्रैक्ट हो। कहीं पे हाईलाइट कर सकते हैं, कहीं पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं वर्डों को। तो ऐसे तरीके से उसको ऐसा बनाइए कि वो दूर से भी देखने में आपको एकदम अच्छा सा लगे, इस वजह से। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो मतलब कई बार स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मतलब एग्जाम टाइम में प्रेशर को कैसे हैंडल रखें और डीमोटिवेशन से कैसे बचें, इसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैं तो भई देखो एग्ज़ाम सेंटर में भी जाएँगे बाहर तो बहुत लोग आपको ऐसी बातें सुन के आपको लगेगा कि सामने वाले बुक वो कितना तैयारी करके आए हुए हैं। जी। आप उनकी बातों में कितना ही ना ध्यान दीजिए। भाई आप मुझे भी लगता था डर कि वहाँ पे लोगों का रहता है ना, वहाँ आईएएस जो लोग दे चुके हैं, जो मेंस दे रहे हैं या पीसीएस इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत लोग सालों से लगे वो लोग आएँगे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये और मैं इवन सिलेक्शन लिया क्योंकि क्योंकि मैंने उनको ध्यान ही नहीं दिया, और वो लोग जो बहुत हो सकते हैं अच्छे हों उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, और आप बिल्कुल नॉर्मल है आपका सिलेक्शन हो गया क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है। आप अपना टारगेट सेट करिए। जैसे इस बार परीक्षा में आप 130 135 अराउंड आप स्कोर का टारगेट कर रहे हैं तो सही है। अब आप 10 लाख की भीड़ देख रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है कि आप 10 लाख की भीड़ में कौन लोग आपके उसमें आ रहे हैं। स्टार्टिंग पेपर किया, 10 सवाल शुरुआत के नहीं आए, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये जो 10 क्वेश्चन जो शुरुआत में है वो थोड़ा टफ है, मैं उनको बाद में देखूंगा। मैं अपने सरल सरल टॉपिक पहले खत्म किए, फिर बाद में उसमें से आए और उन टॉपिक्स को भी मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक पे जाइए। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स आपको नहीं आते और शुरुआत में इकोनॉमिक्स से आ गई तो आप जबरदस्ती बी और सी आंसर लगाना शुरू करें कि मुझे करना ही करना है। आप छोड़िए, टाइम दीजिए, आप चले जाइए पॉलिटी पे, चले जाइए एनवायरमेंट पे, चले जाइए हिंदी से बाद में हिंदी तो पेपर है, एनवायरमेंट चले जाइए, यूपी जीके स्पेशल पे चले जाइए, करंट अफेयर पे आपने तैयार है तो हो सकता है स्टार्टिंग करंट अफेयर से कर लीजिए क्योंकि अभी आप करंट अफेयर पढ़ के आए हो और तुरंत आपको करंट अफेयर पे पिकअप अच्छा बन सकता है। हो सकता है आपने 100 सवाल कर लिए उसके बाद करंट अफेयर पे जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपका माइंड उतनी समय चल चुका है तो आप 1-2 चीज़ें भूल सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटेजी होती है जी। कि सर कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? डेली रूटीन में मेरा यही है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते-भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया हमारे स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ। थैंक एक यू। बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करूँगा और इस बार मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इस बार फाइनल रूप से आप सेलेक्ट हों। जी, ज़रूर पूरी मेहनत करेंगे। इस बार सिलेक्शन हो, जो कमियाँ हुई थी, मेरे साथ जो कमियाँ हुई थी, वो भी मैं इस बार करूँगा क्योंकि पहली बार में थोड़ा-सा आपको म मल मिलता है अनुभव कि क्या मैंने गलत किया, अगर वो सही हो जाता तो मैं आज अच्छे पद पे होता। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, हर ने एक ही चीज़ें खासतौर पर हमने ये वीडियो मेंस के लिए बनाया था। एक-एक करके हिंदी, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, सभी चीज़ों पर हमने किया, क्या डाटा कैसे इंक्लूड करें, कैसे एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सभी चीज़ें सर ने बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।